तो जैसे हम लोगों ने जब एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ना शुरू किया था तब मैंने तुम लोगों को बताया था 4 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E1, E2, E1 CB और एक होता है आप लोगों का EI एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बेसिकली EI एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें आपके सबस्ट्रेट बदलेंगे, ठीक है, और लेकिन जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है या जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट कैसी रहेगी, सब में सेम रहने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें काम करना है। देखो, पहले तो मैं इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूं। ये आई का यहाँ पे जो ये मतलब है, इसका मतलब है इंटरनली यहाँ पे सब कुछ हो जा रहा है। दूसरा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कैसे करता है उस पर अपनी खोपड़ी नहीं चलाएंगे हम लोग फिलहाल के लिए, ठीक है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दूसरी चीज़, EI एलिमिनेशन रिएक्शन को अलग अलग नामों से प्रचलित किया गया है मार्केट में, जैसे थर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अच्छा, उसके अलावा और क्या होता है, आप ये भी पढ़ते हो, पायरोलिसिस एलिमिनेशन। पायरोलिसिस इज बेसिकली एन इंग्लिश वर्ड जो कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई किसी भी रिएक्शन को या किसी भी चीज़ को करवाने के लिए हीट एनर्जी को, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिकली हीट एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो थर्मल और पायरोलिसिस समझ तो गई होगी उनके दोनों के बीच का रिलेशनशिप, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट ये है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिएजेंट नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई रिएजेंट नहीं। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। E1, E2, E1 CB तीनों में हमारी टेंशन क्या रहती थी, कौन सा रिएजेंट लगेगा, क्या होगा, क्या करेंगे। इसमें कोई रिएजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगी, हीट, सिर्फ और सिर्फ। ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खास बात है। उसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात, E1 में हम बोलते थे कि कार्बोकैटायन हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। E2 में हम कहते थे कि कुछ भी वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। E1 CB में हम क्या कहते थे कि वहाँ पर हम लोगों के पास रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम पे कार्ब अनायन है। पहली बात तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट तो नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरीके से E2 की मैकेनिज्म नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा सा अल्फा पोजीशन से जाता था, थोड़ा थोड़ा सा बीटा पोजीशन से जाता था, थोड़ा थोड़ा अल्फा बीटा के बीच में बनता था, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी, E2 के जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बनेंगे, उस तरीके का काम। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलती है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये E2 से इस तरीके से अलग है। E2 के मैकेनिज्म में हमें जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी वो साइक्लिक नहीं होती थी। यहाँ पे हमें जो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी वो हम लोगों को क्या होगी, आपकी साइक्लिक मिलेगी। अच्छा, और क्या पॉइंट है, अब देखो, तुमने अभी रिसेंटली E1 CB मैकेनिज्म पढ़ी है, तो E1 CB मैकेनिज्म पढ़ने के बाद इतना तो तुम्हारे भेजे में गया होगा कि E1 CB मैकेनिज्म एंटी एलिमिनेशन करवाती थी, ये तो जानते हो ना। हाँ, एंटी का मतलब अल्फा पोजीशन से जो निकल रहा है और जो बीटा पोजीशन से निकल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते थे। अगर नहीं होते थे तो तुम्हें तो पता ही है कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के वाया घुमा फिरा के उसको वहां तक पहुंचा देते थे, बराबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिन एलिमिनेशन करनी है। तो कई बार आप एलिमिनेशन रिएक्शंस में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जिसको मैंने नाम दिया है EI, या फिर जिसको मैंने नाम दिया है थर्मल या पायरोलिसिस, है ना, ये को आप सिन एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हो। सिन एलिमिनेशन का मतलब है अल्फा पोजीशन जो होगी, है ना, अल्फा पोजीशन वाला लीविंग ग्रुप और बीटा पोजीशन वाला लीविंग ग्रुप, ये दोनों के दोनों बोलो कैसे होने चाहिए, आप लोगों के सेम साइड होने चाहिए। इसको हम लोग बोलो क्या कहते हैं, आप लोगों का सिन एलिमिनेशन कहते हैं, या फिर आप इसको कई बार
पेरीप्लेनर एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हो। पेरीप्लेनर का मतलब बेसिकली एक ही प्लेन में लाई करने वाले, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले। तो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि इसको सेम साइड में होना, दोनों के दोनों लोग। अच्छा, देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब मैडम पहली बात तो मैं बता दूं, ये एक्सेप्शंस मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, आपकी जो अच्छी अच्छी खासी केमिस्ट्री की रेफरेंस किताबें होती हैं, नॉट तुम्हारे JEE वाली नहीं, ठीक है। एक मिनट, चलो बाद में देखेंगे क्या लिखा है श्रेयन ने। तो ऐसे केस में जो अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक होती हैं फॉरेन ऑथर्स के द्वारा, जिसमें एक्चुअली केमिस्ट्री किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है वगैरह वगैरह वो बताया जाता है, उन बुकों से उठाकर ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन दिए जाते हैं। जैसे अच्छा, बुक्स के मैं फालतू के नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़बरदस्ती के तुम्हारे कोई काम की नहीं है, वो पढ़ने वाली किताबें हैं, ठीक है, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर उससे रिलेटेड कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हो, वहाँ से उठाया है ये एक्सेप्शन। तो ऐसी रेफरेंस किताबों में एक्सेप्शन आते कहाँ से? देखो, जब भी कोई इंसान कैसा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या फिर PhD करता है, तो उस दौरान उसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में अगर वो इंसान ईमानदार है तो वो अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसका बहुत वेल नोन और अच्छा है तो ऐसे केस में क्या होता है, उन प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंस होती है। खैर हमारे इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको उठा के कचड़े के भांति बस पड़े रहते हैं। बच्चे भी मैं बता दूँ सीरियसली नहीं करते, ठीक है। तो बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंडिया के कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ के काम करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से करते हैं, प्लस वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उन प्रोजेक्ट्स से जो रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था, पॉलीमर्स, मेरा पॉलीमर केमिस्ट्री था, फील्ड सर्च मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पॉलीमर केमिस्ट्री पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मेरा 55 डिग्री सेल्सियस पे मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना था। मुझे थर्माकोल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना था और भी बहुत सारा उसमें काम था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा जो एक और फ्रेंड था अमित, उसको भी वही सेम एक्सपेरिमेंट हमारे टीचर के द्वारा अलॉट हुआ था। तो उसको एक्चुअली उसमें 55 के जगह उसको वही सेम एक्सपेरिमेंट 50 डिग्री सेल्सियस पे करना था। तो मैंने अपना कुछ डेटा निकाला, उस इंसान ने अपना कुछ डेटा निकाला। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने काम बहुत जेन्युइनली किया है, हमारा रिसर्च वर्क बहुत लेट से अच्छा है, तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस किताबें होती है ना, उनमें वो डेटा चला जाता है और वहीं से अपन ये बोलते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का 55 डिग्री सेल्सियस पे इतना इतना पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट था, या फिर इस पर्टिकुलर मेथड से हमने पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो ये हमें रिजल्ट्स मिले। तो इनडायरेक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम होता है उसके कंट्रीब्यूशन को जोड़कर ही ये सारी चीजें बनती हैं। जो कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड होते हैं, अगर आप उनको कभी देखोगे, नोटिस बोर्ड तो नहीं कहना चाहिए खैर उसको, जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं वहां पे आप देखना हर तीसरे दिन कोई ना कोई रिसर्च पेपर या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड क्या काम हो रहा है, कुछ नया डिस्कवर हुआ, कुछ चेंज हुआ, इसके जेरोक्स कॉपीज या फिर मैं कहूँ प्रिंट आउट आपके चिपके हुए आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उन रिएक्शंस को किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले PG के बच्चों के द्वारा या PhD जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं उनके द्वारा। वो लोग रिजल्ट्स निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कितना परसेंटेज यील्ड है, ये है वो है, और फिर फाइनली वो चीज़ें हमारी किताबों में आती हैं और फिर वहाँ से हमें आती हैं। अब देखो हम तो 12th में हैं तो हम तो उन सारी दुनिया में जाएंगे नहीं रिसर्च वगैरह की, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इन अच्छी अच्छी किताबों में जो सुपर हिट एक्सेप्शंस है ऑर्गेनिक में भी होते हैं, जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हम उन लोगों को कम से कम अपने नोट्स कॉपी में लिख के याद रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सेप्शंस की शॉर्ट सी स्टोरी। तो इसमें 3 या 4 एक्सेप्शंस आएंगे, आप उसको एक्सेप्शन के जैसे याद कर सकते हो, या फिर मैं तो हमेशा उसको एज अ रूल पढ़ा देती हूँ कि ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना, तो एक स्टूडेंट को एक्सेप्शन वाली फीलिंग नहीं आती। अदरवाइज तुम चाहो तो उसको वैसे भी याद कर सकते हो, मैं बताऊंगी कहाँ पे है, क्या है, कैसा है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर एक ये है
कि जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है, ऑब्वियसली आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दो रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, सेटजेफ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है या फिर हॉफमैन के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। तो हमने ये देखा था कि इवन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेटजेफ डिसाइड करती है। हमने ये देखा था कि अगर E2 रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हॉफमैन सेटजेफ दोनों मिलता है। जब हमने E1C भी पढ़ा था तब हमने देखा था वहाँ पे अगेन आप लोगों की सेटजेफ आ जाती थी। तो यहाँ पे EI में क्या होता है, EI में सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों का हॉफमैन रूल चलता है, यानी कि आपको बेसिकली वो प्रोडक्ट को अपना मेजर प्रोडक्ट कहना है जिसमें हाइपर कंजुगेशन बोलो कैसी होने वाली है, आप लोगों की कम होगी। आपको उस प्रोडक्ट को अपना मेजर प्रोडक्ट लेना है। तो आज की क्लास में हम इसी पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत टोटल हम लोग आई थिंक 4 से 5 एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोटल कितनी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल 4 से 5 एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। इनमें से मैं एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एलिमिनेशन, ठीक है, राइट नाउ इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी क्योंकि मैं अभी उन की क्या कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ा रही हूँ जो ऑलमोस्ट सभी एक जैसी है, ऑलमोस्ट सब एक जैसी है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एलिमिनेशन थोड़ी सी इन लोगों से अलग है, तो उसके बारे में या तो हम कल पढ़ेंगे या फिर आगे फ्यूचर में अगर कोई चैप्टर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कौन कौन सी प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे पायरोलिसिस पढ़ते हो। किस चीज का पायरोलिसिस? ईस्टर्स का पायरोलिसिस। ईस्टर्स तो तुम जानते ही हो क्या होता है ना, अगर भूल गए तो चलो लिख देते हैं, R⁻C⁻O, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे लेट से R', इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। ठीक है, आप ईस्टर का पायरोलिसिस पढ़ोगे। अच्छा, उसके अलावा आज पायरोलिसिस पढ़ने वाले हो किसका? ज़ेंथेट ईस्टर का। ये तुम लोगों की लाइफ में एक थोड़ा सा नया वर्ड आया, ज़ेंथेट। इवन मैं एक सजेस्ट करूंगी गूगल करना, ज़ैंथम गम। ठीक है, जरा तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि ज़ैंथम गम क्या होती है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर जब पढ़ोगे ना, फुल ऑन रेक्टिफिकेशन वाला, उसमें मिलेगी तुमको ये। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। ज़ेंथेट ईस्टर की पायरोलिसिस करने वाले हो। उसके अलावा आप लोगों के पास जो अमाइन ऑक्साइड्स होते हैं उन अमाइन ऑक्साइड्स की पायरोलिसिस होने वाली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सल्फोक्साइड्स और सिलीनियम ऑक्साइड्स की पायरोलिसिस होने वाली है। लिख देते हैं किसकी? सिलीनियम ऑक्साइड की। तो सिलीनियम कौन सा? वो जो ऑक्सीजन के नीचे नहीं आता है, बस उसी की बात करें। सिलिन ऑक्साइड्स की करवाओगे, ठीक है, या फिर आप सल्फोक्साइड्स की करवाओगे। ये हो गए टोटल, बोलो कितने? 4। मैंने एक ही साथ लिख दिया उन लोगों को। ठीक है, अच्छा, क्यों एक साथ लिख दिया? क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, इसीलिए एक साथ लिख दिया। ठीक है, या फिर आप पायरोलिसिस करवाने वाले हो टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड की। अब ये जो तीनों की तीनों जो एलिमिनेशन, या मैं कहूँ चारों की चारों एलिमिनेशन जो मैं बताऊंगी ना, सेम मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, सेम मैकेनिज्म। अब ज़ैंथम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो देख लेंगे, बट ये चारों की चारों सेम मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है, कि इस ट्रिक के वाया करते हैं, बट एक मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं और उसके वाया फिर हम लोग बाकियों को बोलो क्या कर लेंगे, आपका पार लगा देंगे। तो मैकेनिज्म वाले पार्ट में घुसने के लिए मुझे कुछ जनरलाइजेशन करनी पड़ेगी ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ईस्टर है, तो ईस्टर की मैकेनिज्म कैसी होगी, ज़ेंथेट ईस्टर की कैसी होगी, टर्शियरी अमीनो ऑक्साइड की कैसी होगी, सिलीनियम एंड सल्फोक्साइड की कैसी होगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। खैर, एक ईस्टर मुझे चाहिए, तो मैंने रैंडमली कोई भी एक ईस्टर ले लिया। अब मैं सिंपलेस्ट ईस्टर लेने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, ताकि मेरी जिंदगी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो R हो गया, उसके बाद CH2 ले लिया, CH2 ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, C⁻O ले लिया और यहाँ पे मैंने R' ले लिया। हो सकता है R और R' सेम हो सकता है नहीं हो, तो उस पर हमारी बहस नहीं करनी है। अब इसमें अगर मैं हीट करूंगी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा,
ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक ईस्टर लिया है, मैंने ज़ैंथेट ईस्टर नहीं लिया, मैंने क्या लिया, एक नॉर्मल ईस्टर। तो पहले तो सुन लो कि जब हम लोग इस तरीके से उनकी पायरोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट भैया क्या बनता है। एक प्रोडक्ट एलिमिनेशन करवा रहे हो तो डेफिनेटली अल्कीन तो बनेगा ही बनेगा, बट जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है R-COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ट्रिक है, मिलता क्या है और उसके बाद कैसे मिलता है। ठीक है, तो क्या मिलता है इस पे बातचीत कर ली, ठीक है। ट्रिक अभी नहीं, पहले मैकेनिज्म देखेंगे ताकि अगर तुम कभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटको तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, चलो बोलो। तो इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए मुझे मेरे गिवन ईस्टर को थोड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर वे में अरेंज करके मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों प्रॉपर वे में लिखने की नीड है, इसमें क्या बुराई है। जैसा कि मैंने बताया इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैं तो इसी में रिएक्शन करवा दूंगी, तुमको नहीं समझा फिर क्या होगा, राइट। इसीलिए इसको थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा ऐसा कहानी इसकी हो रही है। देखो कैसा लिख दिया मैंने इसको, लेट से आर, अरे यार ये पिंक कलर कहाँ से आ गया, व्हाइट चाहिए। लेट से ये आर से कनेक्टेड है CH2, है ना। अच्छा CH2 से क्या कनेक्टेड है, एक और CH2, तो चलो ये एक और CH2। ओ CH2 से क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, कार्बन। कार्बन से क्या कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड O, ये लो डबल बॉन्ड O। अब उस डबल बॉन्ड O से क्या कनेक्टेड है, R'। तो बेसिकली उस डबल बॉन्ड O से क्या कनेक्टेड है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने ऐसी हवा में टांग दिया। मुझे किससे मतलब है, देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम अपना फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ये जो इतना पार्ट होता है ना, ऑक्सीजन से लेकर इसके पीछे तक का, ठीक है, दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियस है कि दिस पोजिशन विल बी योर अल्फा एंड दिस पोजिशन विल बी योर बीटा। तो मुझे अल्फा बीटा से ही मतलब है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो कहाँ है अल्फा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज माई बीटा। अभी जितनी भी एलिमिनेशन तुमने पढ़ी, तुम्हें इतना तो पता है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है, इतना तो जानते हो ना। तो मैं बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को थोड़ा क्या कर रही हूँ, अलग से शो कर रही हूँ। ये लो, ये बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन मैंने ऐसे अलग से शो कर दिया, ये चीज दिख रही है। अब देखो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है। मैं बता देती हूँ इसमें होने क्या वाला है। इसमें बहुत ही प्यार से क्या होता है कि आप लोगों का वो जो डबल बॉन्ड O के ऊपर, तुम तो जानते हो पहले से 2 लोन पेयर होंगे ही होंगे। इस प्रोसेस के दौरान इस O को, C डबल बॉन्ड वाले O को, ठीक है, इस O स्टार को, इस O स्टार को वो बीटा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, उस O स्टार को क्या चाहिए, बीटा हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा, अब वो चाहता है कि बीटा हाइड्रोजन ले ले। अब देखो ये तो जानते हो कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियस है कि अगर उसको वो हाइड्रोजन चाहिए, इसका मतलब वो उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको अपना एक पाए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी तो उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन पे निगेटिव आता होगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, फिर वो उस निगेटिव को यूज करता होगा और जाके किसको लेकर आ जाता होगा, हाइड्रोजन को लेकर आ जाता होगा। अब कार्बन यानी कि बीटा कार्बन और अगर उस ब्लू वाले हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बोलो किसको मिलेंगे, कार्बन को, क्योंकि हाइड्रोजन तो बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है। क्यों बिना इलेक्ट्रॉन के जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन ला रहा है, आपका ऑक्सीजन ला रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं ये बेसिकली किस पे शिफ्ट होंगे, इस बीटा कार्बन पे। अब जैसे ही उस बीटा कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मचलने लगेगा, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, वो तो हमेशा न्यूट्रल रहना अच्छा लगता है उसको। तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन को बोलेगा चल पाई बॉन्ड बनाते हैं। अल्फा कार्बन का बीपी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अल्फा कार्बन ने वहां पाई बॉन्ड बना लिया तो उस अल्फा कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ऊपर से 2, ठीक है, ये इधर 2 और 1 देखो ये। तो वो क्या बोलता है, बीटा को मना नहीं कर पाता है, उसकी और बीटा की दोस्ती बहुत पुरानी है, तो वो क्या बोलता है, ऑक्सीजन तू चला जा यार, मैं तेरे साथ ना ये बॉन्ड नहीं बना सकता, एक काम कर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले और तू चला जा।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले और चला जा। तो ऑक्सीजन को लगता है बुरा, अरे यार ऐसे कैसे मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी। तो अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मानते हो ना कि पहले से थे, जब वो और इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आएंगे तो अगेन उस पर नेगेटिव क्रिएट होगा, उसको सहन नहीं होगा नेगेटिव, फिर वो क्या करेगा, उस नेगेटिव को यूज करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उस नेगेटिव चार्ज की मदद से यहां पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। और अगर यहां पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा तो कार्बन मचला जाएगा, उसका बीपी हाई, क्योंकि यार फिर तो उसके 5 बॉन्ड बन गए, ऊपर से 2, इधर से 1, इधर से 1, 4 तो ऑलरेडी थे। और जब नीचे वाला O, यानी कि इसको कहते हैं हैशटैग वाला O, जब एक और पाई बॉन्ड बना लेगा तो 5 हो जाएंगे। इसी घबराहट में वो ऊपर वाले O के साथ एक पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ देता है। तो देखो कुछ दिख रहा है कि कुछ एक चेन चल रही है, रिंग जैसी है ना, रिंग फॉर्म में एक चेन चल रही है, बस इसीलिए इसको कहते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये प्रोडक्ट आगे बनता है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप चेक करिए, कार्बन और उस स्टार वाले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बोलो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। स्टार वाले ऑक्सीजन और ब्लू वाले हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो टूट रहा है, थोड़ा थोड़ा वो बन रहा है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और यहाँ पे अगेन एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ये देखो दिख रहा है ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म, ऐसा दिख रहा है कुछ। अच्छा मैं यहाँ ब्रेक लिखना भूल गई, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो इसीलिए ये जो चीज दिख रही है आपको, ये ऐसा नहीं होता है कि सारे बॉन्ड या तो एक साथ टूट गए होंगे और सारे बॉन्ड एक साथ बन गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सारे बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सारे बॉन्ड्स बन रहे होंगे। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर कोई मुझे कहेगा मैम आप वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके दिखाइए, तो कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ करना। खैर हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यार ये हमारा ईस्टर बेचारा ब्रैकेट के बाहर चला गया, उसको कर लेना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। देखो क्या करना है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, ध्यान से देखना। आर है, आर के साथ सी है, सी के साथ एच है और नीचे CH2 है। अब बताओ CH और CH2 के बीच में डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट किसको इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा 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 बॉन्ड बन रहा है ना। अच्छा उसके बाद ये CH2 और O के बीच का बॉन्ड बोलो क्या हो रहा है, टूट रहा है, डॉट 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 डॉट, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, राइट। अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले से उस कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन अब वो एक और डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डॉट 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 थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बन रहा है। ऊपर में डबल बॉन्ड O था, लेकिन एक तो टूटेगा क्योंकि नीचे से बन रहा है, तो ऊपर में डॉट 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 क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है। फिर उसकी वजह से ये ऑक्सीजन और यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये हाइड्रोजन, इसके बीच में भी क्या होगा, डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है। अच्छा एक आर रह गया भैया यहाँ का, मेरे पास ना स्पेस कम कर रही है तो यहाँ आर बना लेना तो तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा 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 सब जुड़ रहे हैं, थोड़ा 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 सब टूट रहे हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें आपको कभी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं मिलता, ये पटाख से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टूट जाएगी, मतलब हट जाएगी बेसिकली। अगर ये हट गए तो होगा क्या बोलो, अगर ये लोग हट गए मतलब जिनको टूटना था वो टूट गए, और जिनको जुड़ना था अगर वो जुड़ गए, तो उसके बाद की कहानी बोलो कैसे दिखेगी। उसके बाद की कहानी दिखेगी इतना पार्ट अलग है और इतना पार्ट अलग है, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ। क्या ये एग्री करते हो? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे भी चीजें बोलो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो होगा क्या, प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा, देखो R, R से कनेक्टेड CH, CH से कनेक्टेड CH2, बन गई अल्कीन, खत्म कहानी। प्लस बाजू में देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H, H से कनेक्टेड O, O से कनेक्टेड C, C से कनेक्टेड बोलो कौन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बोलो आपका R। ये बन गया देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये थी इसके मैकेनिज्म। बट क्या हम इतनी कठिन मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, इतना कठिन
मेहनत करके क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम लोग ट्रिक से करेंगे। बट मैंने बता दिया, क्यों बताया, किस लिए बताया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझको लेट से JEE का पेपर फ्रेम करना होता या मैं किसी भी जगह का पेपर फ्रेम करना होता, मैं देखो कैसे फ्रेम करती। मैं क्या करती, ऑक्सीजन को मैंने देखो स्टार्टिंग से ही हैशटैग और स्टार बना के रखा है ना। अब मैं प्रोडक्ट लिख देती। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद मैं पता है क्या करती, आपको ऑप्शंस देती, सुनना ध्यान से। एक, ये जो ऑलरेडी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना के रखा है, इसको मैं यहाँ स्टार बना देती हूँ, यहाँ पे मैं हैशटैग बना देती हूँ। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को क्या ऑप्शन देती कि आपका एक मिनट रुको को मैं बोलने क्या वाली थी, एक्चुअली मैं वही भूल गई। चलो एच, दूसरा क्या है यहाँ एच, हाँ HO हैशटैग और उसके बाद कार्बन और इधर O स्टार और ये R। लो मैं ऐसा करती, पता है। तो तुम बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो डिफरेंस है। पहले H इस स्टार वाले से कनेक्टेड है और हैशटैग फ्री है, और नीचे वाले में H इस हैशटैग से कनेक्टेड है और स्टार वाला फ्री है। अब तुम मुझे बताओ इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। क्योंकि तुमने अभी मैकेनिज्म पढ़ी है, मैंने उस मैकेनिज्म की स्टार्टिंग से स्टार हैशटैग जैसे वर्ड्स का उपयोग किया, इसीलिए तुम बता दोगे कि H उस स्टार वाले से कनेक्टेड है, मैडम ये करेक्ट है ना, ये वाला आपका गलत है। बट देखो अगर यही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता, जैसे कि इस फॉर्मेट में CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक मिनट O मैं खा गई हूँ, ठीक है O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ठीक है। अच्छा, मैं इसको लिख देती O16 और इसको मैं लिख देती O18, ठीक है। आइसोटोपिक ऑक्सीजन्स का मैं प्रयोग कर रही हूँ। अब मैं तुमसे कहती बताओ यहाँ पे अल्कीन तो बनेगी, आप बताओ बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम में से पता है मैक्सिमम बच्चों ने कैसी ट्रिक सीखी हुई होती है ट्यूशन क्लासेस में, ठीक है। उनको ट्रिक ये सिखाई जाती है, यहाँ से तोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद इस वाले पार्ट को अल्कीन में कन्वर्ट कर दो और यहाँ H देकर इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। ये उनको सिखाया जाता है। मैं नहीं कह रही गलत है, बट मैकेनिज्म पे फोकस करो। वो लोग पता है क्या करते हैं, अब गलत सरा सीख लिया है, वो प्रोडक्ट देखो ये बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, यहाँ 18 और यहाँ 16, ये वो बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि H तो मैडम इसी को तो मिला होगा ना, क्योंकि देखो जब यहाँ से टूटा होगा तो यहाँ पे O नेगेटिव बना होगा, उसी O नेगेटिव ने तो उस H को लिया होगा। बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसका करेक्ट क्या है कि H बेसिकली कहाँ जाता है, ये जो भी आप H दे रहे हो, जिन्होंने भी आपको बोला है कि वहाँ H देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप H दो, बट वो H डबल बॉन्ड वाले के पास जाता है, वो डबल बॉन्ड वाला उसको लेता है, और जब वो डबल बॉन्ड वाला उसको लेता है तो लेने के वक्त अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे कार्बन पे शिफ्ट करता है, और जो पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। यानी कि इसका जो मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगी तो इसका आंसर कैसा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, जो पहले 16 था वो बेसिकली हाइड्रोजन को लिया और डबल बॉन्ड O 18 वाला बना ऐसे। ये होती है एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटे लेवल पे, या कह सकते हो थोड़ी बहुत पढ़ाई कि बाय प्रोडक्ट्स। और मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस देने में बहुत मजा आता है जिसमें आइसोटोपिक वाली चीजें थोड़ी सी इन्वॉल्व रहे। तुम देखो ना ऊपर मैकेनिज्म, डबल बॉन्ड वाले O ने लिया था ना H, बस यही इस पूरे क्वेश्चन का ग्लिच है कि आप लोगों को जो बीटा हाइड्रोजन है वो किसको देना है, वो C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को देना है, ठीक है, ऑक्सीजन को देना है, बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। किसको देना है, C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को देना है, इतना याद है, खत्म। मैकेनिज्म भूल भी गए, कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद उससे रिजल्ट क्या निकला वो याद रखने का है, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकला। अच्छा, अब मैं किसकी मैंने मैकेनिज्म बताई, मैंने मैकेनिज्म बताई ईस्टर की अगर पायरोलिसिस की जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चंस ही मैं करके दिखा देती हूँ कि क्वेश्चंस के वाया कि ये चीज क्या है, कैसी है, राइट। अच्छा, लेकिन उसको करके दिखाने से पहले मैं जेंथेट ईस्टर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ईस्टर्स बिरादरी के हैं,
तो इसीलिए बेटर होगा कि दोनों एक ही प्रकार के भाई बंधुओं को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। चलो आ जाओ ज़ेनथेट ईस्टर्स पे। अब ज़ेनथेट ईस्टर्स किस बला को कहते हैं? ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को लेंगे। क्या लिया था हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल? क्या था? आर था, CH2 था, CH2 था, फिर O था। अब देखो यहाँ पे R है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और O के बदले क्या S लेना है? नहीं, O के बदले O ही लेना है, C के बदले C लेना है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड लेना है, बट डबल बॉन्ड O जो लेते थे उसको S लेना है। फिर हम लोग क्या लिख देते थे? R', यही लिखते थे ना, R'। तो नहीं, यहाँ R' और उस कार्बन के बीच में बोलो क्या आएगा? एक और सल्फर आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? ज़ेनथेट ईस्टर्स कहा जाता है। कुछ हद तक ये क्या हो रहा है, आप लोगों का ईस्टर्स को रिजेंबल कर रहा है, अगर ये सल्फर नहीं होता तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ज़ेनथेट ईस्टर्स। ठीक है, चलो इसकी पायरोलिसिस करानी है। तो जो मैंने तुम्हें बताया था ना खूबसूरत सा साइक्लिक स्ट्रक्चर, वही बनाना है, बना देती हूं मैं। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा? आर से कनेक्टेड है आपका, अच्छा अल्फा बीटा तो मैंने मार्क ही नहीं किया, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दिया CH2। तो एक हाइड्रोजन तो चुरा के जाएगा ही जाएगा, तो उसको अलग से बना दो। नीचे में अल्फा वाला CH2, उससे कनेक्टेड है O, उससे कनेक्टेड है कार्बन, उससे कनेक्टेड है डबल बॉन्ड S, उससे कनेक्टेड है एक S, और उसके बाद R'। अब आप इसको हीट करो, बोलो क्या होगा? कहानी जैसे मैंने पिछले बार रिपीट की थी ना, वही सेम। ये बताओ कहाँ पे शिफ्ट होंगे? इस पर। ये किससे निकालेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट होंगे? कार्बन पे। कार्बन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके वो लोग क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड के बनने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। बस खत्म कहानी, है ना। अब बोलो ब्रेक करना है, बताओ ब्रेक कहाँ कहाँ हुआ, मेक कहाँ कहाँ हुआ? तो इस जगह पे मेकिंग हुई, मैं F लिख देती हूँ, फॉर्मेशन। यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे अगेन ब्रेकिंग हुई। अब इसको तोड़ दो, टुकड़े कर दो इसके, जैसे अखरोट कैसा होता है उसको कैसे अपन तोड़ देते हैं बीच से, इसके भी टुकड़े कर दो। ठीक है, अच्छा टुकड़े कहाँ से करने हैं? जहां से बीटा हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, एक तो वहां से टुकड़ा कर दो। ये मैंने टुकड़ा करना शुरू किया, और दूसरा टुकड़ा कहाँ करना है? जहां कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ से ब्रेकिंग हो रही है। ये मेरा पार्ट एक, ये मेरा एक पार्ट, और जो मेरा दूसरा पार्ट है वो बच गया, उस तरफ का दूसरा पार्ट। ठीक है, उस तरफ वाले को दूसरा पार्ट। ये हमने घर के दो हिस्से कर दिए, एक बड़ा भाई और एक छोटे भाई का। ये पार्टीशन हो गया, घर का बंटवारा हो गया। अब बताओ जो लेफ्ट वाला पार्ट वो कैसा दिख रहा है? RCH, नीचे में डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है ना CH2। अच्छा, और जो बचा कुचा पार्ट है राइट साइड वाला वो कैसा दिखेगा? देखो ये H, ठीक है, इसको ब्लू वाला H बना देती हूँ। ये वाला H किसके पास चला गया? सल्फर के पास। तो क्या हो जाएगी ये चीज? सल्फर, उसके साथ H, डबल बॉन्ड कार्बन की जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन। वो कार्बन S से कनेक्टेड है, R' से कनेक्टेड है। वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था, बट अब किससे कनेक्टेड हो जाएगा? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा। क्या तुमको ये चीज कहीं से भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या ऊपर वाले के जैसी नहीं है? ये ऊपर वाले के जैसी है। हाँ, बस एक डिफरेंस है, ऊपर में जो बाई प्रोडक्ट बनता था वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, और यहाँ पे जो ये महान बाई प्रोडक्ट आप लोगों को ऑब्टेन हो रहा है ना, ये महान बाई प्रोडक्ट काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो मतलब वो इस फॉर्म में बेसिकली ना रह नहीं पाता, और अगर वो रह नहीं पाता तो खुद को स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज करने के लिए वो खुद को मतलब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो कौन सा फॉर्म है भाई, किस फॉर्म में वो खुद को कन्वर्ट करता है और कैसे करता है, तो उसमें आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं बता देती हूँ, उसको याद रखो, फालतू के मत जाओ कि ये टूट जाता है क्योंकि अनस्टेबल है। ये टूट कर क्या बना लेता है? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, जैसे CO2 होता है, राइट। तो इसको मान लो COS है, ये कॉस थीटा मैथ्स का कॉस बना लेता है ये। अच्छा, अब देखो इसने और इसने तो कॉस बना लिया,
तो जो बचा हुआ पार्ट है उनको साथ में लिख दो। तो ये H इसके पास चला जाता है, यानी कि बेसिकली ये क्या बन जाता है आप लोगों का R डैश और SH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना हम लोगों ने, इसको कहते हैं थायो अल्कोहल। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ज़ैंथेट ईस्टर्स की पायरोलिसिस में थायो अल्कोहल मिलता है। डन, क्या मिलता है, थायो अल्कोहल। तो तुम्हें कहीं से ऐसा लगा कि ये मैकेनिज्म ऐसी कठिन थी जो आप नहीं कर पा रहे हो, ये इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कठिन है, ठीक है। बस आपको कैसा है, जब मैं अभी ट्रिक सिखाऊं तो ट्रिक बेसिकली कुछ है नहीं, नॉर्मल एलिमिनेशन ही है, तब आपको पता होना चाहिए। और तुम ध्यान देना यहाँ पे भी वही काम हुआ है जो मैंने ऊपर बताया था कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो C डबल बॉन्ड O वाला जो ऑक्सीजन होता है उसको मिलता है। खैर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कौन है, सल्फर है। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन होगा ये अल्टीमेटली इसके पास जाने वाला है, ना कि इसके पास, ना कि इसके पास। इसी चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या बताया था, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर ये पढ़ लिया, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट ईस्टर ये पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि अगर आपके पास टर्शियरी अमीनो ऑक्साइड्स है और अगर आप उनका पायरोलिसिस कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो चौथी रिएक्शन है उस चौथी रिएक्शन को एक बहुत ही फेमस नाम दिया गया है, दैट फेमस नाम इज नोन एज कोप रिएक्शन। ये अभी तक की तुम लोगों की पूरी 11th स्टैंडर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ये जर्नी में ये पहली नेम रिएक्शन आई है तुम्हारी लाइफ में, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोप रिएक्शन। देखो ऑलमोस्ट हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ नाम होता है। आप अगर इतने सारे नेम रिएक्शन याद करने जाओगे तो पगला जाओगे, इससे बेटर है उनको याद रखो जो फेमस है, ठीक है। तो ये आपका काफी फेमस है, कोप रिएक्शन। चलो पहले अपन कोप रिएक्शन का देखते हैं, फिर सिलेनियम ऑक्साइड और सल्फोक्साइड्स का हम लोग देख लेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो मैं बनाती हूँ, ठीक है, कि कोप वाले में आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर क्या कहा था मैंने, टर्शियरी अमाइन होना चाहिए, ठीक है। कोप रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, टर्शियरी अमाइन होना चाहिए। तो पहले तो हेडिंग डाल देते हैं भैया, कोप रिएक्शन। तो कोप रिएक्शन के लिए आपके पास जो सबस्ट्रेट आपको चाहिए, ठीक है, जिससे आप उस रिएक्शन को आगे लेकर जाओगे, वो आपको चाहिए टर्शियरी अमाइन। अच्छा, ले लेंगे भैया टर्शियरी अमाइन, ले लिया। एक 3 डिग्री अमाइन चाहिए। 3 डिग्री अमाइन के साथ साथ आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल की नीड नहीं पड़ती। तो देखो मैं मानती हूँ किसी भी प्रकार के केमिकल की नीड नहीं पड़ती, बट इस रिएक्शन को उस तरीके से करवाने के लिए मुझे जो मतलब इसका स्टेट चाहिए, जैसी चाहिए, उसके लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इस पे भी बात कर लेंगे क्लास के एंडिंग में, बट कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लेट से यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से होगा क्या, आप लोगों के पास ये जो अमाइन था 3 डिग्री वाला अमाइन, उस 3 डिग्री वाले अमाइन के पास बोलो क्या थे, उस 3 डिग्री वाले अमाइन के पास लोन पेयर थे, ये तो जानते हो। वो लोन पेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम ही यही होता है ना, दूसरों को ऑक्सीजन देना। तो बेसिकली वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन देगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स के वाया उस ऑक्सीजन को खुशी खुशी अपने पास बुला लेगा और खुद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरीके के फॉर्म में। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यूज किए तो उसमें पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन को बिना इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इस पे नेगेटिव आएगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज बनती है ना, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं टर्शियरी एन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, टर्ट एन ऑक्साइड। यानी कि जो आपने टर्शियरी अमाइन लिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी एन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये आपका इसको बेसिकली आप ये भी कह सकते हो अमाइन ऑक्साइड। क्या कह सकते हो इसको, अमाइन ऑक्साइड। अब आपके हाथों में, ठीक है, ये जो अमाइन ऑक्साइड है, अगर आप इस अमाइन ऑक्साइड को अब तुम हीट करते हो, ठीक है, अगर तुम इस अमाइन ऑक्साइड को अब तुम हीट करते हो, ठीक है, अच्छा, और हीट करने के बाद
ये अपने अंदर से प्रोड्यूस करके देती है तुमको अल्कीन। क्या प्रोड्यूस करके देती है? अल्कीन। और साथ में आपको प्रोड्यूस करके देती है RNOH। ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये आपको प्रोड्यूस करके देती है। अच्छा, ये जो बाजू में बना, ठीक है, ये जो बाजू में बना N के साथ OH, N के साथ दो R, इसको बोलो क्या कहते हैं? दुनिया में जब जब नाइट्रोजन के साथ OH कनेक्ट होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर उस पर्टिकुलर चीज को कहती है हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ क्या बना? हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन बना। क्या बना? हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन बना। तो पता होना चाहिए ना कि अगर ईस्टर्स की पैरोलिसिस की तो अल्कीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ज़ैंथेट की तो अल्कीन बनेगी, COS कॉस बनेगा प्लस थायो अल्कोहल बनेगा। अगर इस अमाइन ऑक्साइड की तो अल्कीन भी बनेगी, बट आपको क्या मिलेगा? हाइड्रो ऑक्साइड अमाइन बन के मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। इसकी कहानी भी एग्जैक्टली ऊपर वाले के जैसी ही है। ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर वाले के जैसी। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मैं ले आती हूँ अमाइन। ठीक है, अच्छा लेकर आ जाओ फटाफट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH2, ये कनेक्टेड है लेट से नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के ऊपर ये R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, और यहाँ पे आप लोगों का O नेगेटिव है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन से जो जो लोग कनेक्टेड हैं वो सभी उसके अल्फा हैं, यानी कि R डैश भी उसका अल्फा है, R डबल डैश भी उसका अल्फा है, और ये जो CH2 है ये भी उसका अल्फा है। बट अल्फा के बाजू में बीटा होना बहुत ही आवश्यक है ना। अल्फा के बाजू में बीटा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एलिमिनेशन करवाना है। तो मैं मान के चल रही हूं कि R और R डैश के पास कोई बीटा नहीं है, इसीलिए एकमात्र मेरा बीटा यहाँ पर है। ठीक है, एकमात्र मेरा बीटा बेचारा कहाँ पर है? यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से साइक्लिक फॉर्म में आप सजा धजा कर बोलो, लिख लो। तो क्या हो जाएगा? R से इधर CH, यहाँ पे ऊपर में, अच्छा ऐसे सीधा बनाना अच्छा नहीं लगेगा, इधर एक H, इधर में बोलो क्या आ जाएगा? CH2। अच्छा, उसके बाद ये चीज किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन इधर कनेक्टेड है R डैश से, इधर कनेक्टेड है R डबल डैश से, और यहाँ पे मैंने दे दिया O नेगेटिव। खैर यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के ऊपर पहले से नेगेटिव है, तो क्या होगा बताओ? ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेकर आएगा, तो उसकी वजह से ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, और अल्टीमेटली बोलो क्या होगा? अगर यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा, यानी कि चीज ऐसी है ना। ये चीज बोलो कैसी? ऐसी। डन, खत्म कहानी। अब तोड़ लो चीजों को अखरोट के जैसे, तो क्या हो जाएगा? जहां पे H निकल रहा है वहां से टूटेंगे, और हम लोग यूजुअली ऑक्सीजन की तरफ से तोड़ते थे, बट यहाँ तो दो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ तो नाइट्रोजन है, तो यहां से टूटेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड का, बोलो ये क्या बना लिया इसने? अपना अल्कीन। कैसे? R से CH ने डबल बॉन्ड CH2 बना लिया, और जो राइट साइड में है उसने क्या किया? N, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, और यहाँ पे बोलो क्या बन गया? O तो पहले ही था और H आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही मैकेनिज्म है। तो जो सिलीनियम ऑक्साइड है या फिर जो तुम्हारा सल्फर ऑक्साइड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं लगे तो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, बट उसकी मैकेनिज्म मैं सजेस्ट करूंगी तुम खुद बनाओ। ठीक है, फोर्थ वाला बोलो कौन है? हम लोग सल्फर ऑक्साइड्स और सिलीनियम ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? CH2, उसके बाद बताइए किसको ले लिया मैंने? उसके बाद ले लिया यहाँ पर मान लेते हैं आप लोगों का सल्फर, और सल्फर से कनेक्टेड मैंने ले लिया आप लोगों का CH3, इससे कनेक्टेड मैंने ले लिया पॉजिटिव, और यहाँ पे ले लिया O नेगेटिव। ठीक है, अब इसको तुम करवाओ, ये तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, करवा लोगे इसको? ठीक है, इसको करवाने का। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये सल्फर है, सल्फर की जगह यहाँ पे एक काम करो, X ले लो, यहाँ X ले लो, यहाँ पे सल्फर की जगह क्या ले लो? X, और यहाँ पे जो X है ये आपका सल्फर भी हो सकता है और ये आपका सिलीनियम भी हो सकता है। तो जो बेसिकली आप रूल फॉलो करोगे
वो यहाँ पर उनके लिए भी फॉलो कर देने का। तो ये इस तरीके की कहानी होगी, ठीक है, बना लेना ये वाली चीज़। डन। अच्छा, इसमें क्या करना है, सिर्फ हीटिंग करनी है। अब बात आती है कि इसका हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो देखो, पहली बात तो एक्सेप्शंस की अगर मैं बात ना करूँ तो आपको केवल हॉफमैन प्रोडक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। दूसरी चीज़, कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे हॉफमैन पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि एक ही चीज़ पॉसिबल होगी, तो उसमें अपने आप सेटजेफ को तो मजबूरी में बनना ही पड़ेगा। बट अगर पॉसिबल है तो हॉफमैन होगा। अच्छा, लेकिन हॉफमैन या आगे क्वेश्चंस तुमको करवाने से पहले मैं एक्चुअली तुम्हें कुछ रूल बताना चाहती हूँ। उस रूल पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री E1 CB में पढ़ी, वहाँ पे E2 में भी पढ़ी। मैंने वहाँ पे तुम्हें क्या बताया था कि E2 में आपका कौन सा एलिमिनेशन होता है, बोलो, एंटी, राइट। अच्छा, एलिमिनेशन एंटी इन्वर्जन होता है ना। अच्छा, इसमें भी E1 CB में भी आपका वही कुछ था। खैर, मैं अगर गलत हूँ तो उसको ठीक कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है, उसको हमेशा याद रखो, बल्कि तो एक जगह पे चिपका के लिख लो। अगर आपका एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, और आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट समझते हो ना, सबस्ट्रेट में अल्फा और बीटा वाले ग्रुप्स, अल्फा बीटा वाले लिविंग ग्रुप्स अगर मान लेते हैं सेम साइड में है, ठीक है, अगर कैसे हैं ये अल्फा बीटा वाले लिविंग ग्रुप सेम साइड में है, और हो सकता है ये अल्फा बीटा वाले ग्रुप लिविंग वाले कैसे हो, डिफरेंट साइड में हो, ये दो कॉम्बिनेशन अगर दोनों सेम साइड में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट, बताओ मैंने क्या बताया था कि वो प्रोडक्ट आपका ट्रांस बनेगा। और अगर डिफरेंट साइड में हो तो प्रोडक्ट बोलो कैसा बनता है, सिस बनता है। बताए थे तुमको, प्रैक्टिस भी हो गई होगी शायद अब तक। अगर आप एंटी एलिमिनेशन करवा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर मान लेते हैं जैसे कि आज की क्लास में हम सिन एलिमिनेशन करवा रहे हैं और आपके पास जो आपका सबस्ट्रेट है, अगर उसमें अल्फा और बीटा वाले जो लोग हैं, जो लीव करने वाले हैं, अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कैसे साइड है, सेम साइड है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलो कैसे हैं, डिफरेंट साइड में है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तो अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है तो यहां से प्रोडक्ट बनता है सिस, और डिफरेंट में है तो प्रोडक्ट बनता है ट्रांस। तो ऐसा अपने जिंदगी का कोई नियम मत बना लेना कि हमेशा सिस बनेगा, हमेशा ट्रांस बनेगा। आप कौन सी एलिमिनेशन करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मेरा रूल है, अगर तुम इससे सिंपल कोई और रूल बना सकते हो। देखो, अलग अलग लोगों के याद करने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग एक कार रूल होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कई अलग अलग। तो ये मेरा है, मेरे को जिसमें सिंप्लिसिटी लगती है और जिसमें मेरे दिमाग पर स्ट्रेस कम पड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम अपना ही खुद कुछ इन्वेंशन कर सकते हो और जिसको करके देखना बहुत सारे इलस्ट्रेशंस में, अगर तुम्हारे पास फालतू समय है तो, ठीक है, तो तुम अपना इन्वेंशन करने के लिए करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ तो मैं जनरली वही क्वेश्चंस लूंगी जिनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, ताकि प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री की। लेकिन मान लेते हैं पहले नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ समझ लेते हैं चीज़ों को कि आखिर कौन कैसे कब कहाँ हुआ। तो चलो नॉर्मल क्या, डायरेक्ट वही लो पहले, लेकिन सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेते हैं जिसमें न्यूमन करने का हमको टेंशन ना हो। हाँ देखो, कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री लगाओ ना, एक बात का ख्याल हमेशा रखना, लिविंग ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है तो उसको न्यूमैन के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन में आप लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे, लिविंग ग्रुप कौन है, पहले तो इस रिएक्शन को देखकर पहचानो। OAC, व्हाट डू यू मीन बाय OAC? OAC का मतलब होता है ऑक्सीजन और AC का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये। तो क्या ये चीज तुमको एक ईस्टर दिख रही है? तो हाँ, ये मेरा लिविंग ग्रुप है। डन, ओके। ये किसको निकालेगा? अच्छा, ये जिससे कनेक्टेड है, ये से अल्फा। बीटा कहाँ है? बीटा एक ऊपर भी हो सकती है मैम, बीटा एक आपकी ET वाली भी हो सकती है, और एक बीटा आपकी ये वाली भी हो सकती है, बीटा डबल डैश। सही कह रही हूँ मैं? अच्छा ठीक है। अब आप किस बीटा को लेंगे बताइए, आपको किस बीटा को लेना है?
तो भाई बीटा तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो हमको वो बीटा लेना है जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बने, है ना। हमको वो बीटा लेना है जिसमें कौन सा प्रोडक्ट बने, हॉफमैन प्रोडक्ट बने। तो खैर हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि कहाँ पे आपका है। तो पहली बात, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि ऐसे केस में ये वाला मेरा होगा, ये दोनों निकलेंगे। क्या ये दोनों लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? अपोजिट साइड में है। तो वो भी एलिमिनेशन कौन सी कर रहे हैं हम लोग? आप लोगों की सिन, सेम साइड, प्रोडक्ट वुड बी सिस, खत्म। यानी कि एलिमिनेशन करवा दो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करवा दो, लेकिन जो दो ग्रुप्स हैं वो दो ग्रुप्स आप लोगों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होंगे? ट्रांस। तो यहाँ आ जाएगा ET, यहाँ पे आ गया ET, जो बच गया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बच गया CH3, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगेन OAC, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मान लेते हैं आप लोगों का CH3। अब देखो, ये आपका लिविंग ग्रुप है और डेफिनेटली ये आपका लिविंग ग्रुप है, दोनों सेम साइड में है। और हम लोग एलिमिनेशन कौन सी करवा रहे हैं? आप लोगों की सिन एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन में बोलो क्या होगा? सेम साइड तो प्रोडक्ट भी सेम साइड, यानी कि क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ तो सब एक ही जैसे हो गया यार, इसको एक काम करो C2H5 कर दो और इसको भी C2H5 कर दो। तो क्या होगा? दोनों CH3 एक तरफ और दोनों C2H5 बोलो कौन से तरफ? आपके एक तरफ। ये इस तरीके की कहानी। क्या यहाँ तुम्हें कोई पूरी मैकेनिज्म करने को कह रहा है क्या? कोई नहीं कह रहा, सीधा अंधाधुंध तरीके से प्रोडक्ट बनाने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे PH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ऊपर में ऑक्सीजन, CO CH3, ये वही OAC है। यहाँ उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये OAC नहीं लिख रहा है हमको, OAC है, C उसके साथ डबल बॉन्ड बना के बैठा है ना। नीचे में इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ड्यूटेरियम और इधर में लेट से अगेन PH। चलिए डिसाइड करें, चलो करते हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत इस बार आपका जो लिविंग ग्रुप है वो आ गया वर्टिकल लाइन में। तो कृपया करके इसको न्यूमैन से पहले तो सॉल्व करिए, माफालतू के फिशर में रोटेशन मत करो, ठीक है। तो मैं तो न्यूमैन से करूंगी। क्या है, कल अपन ने गोला गोला बनाना अच्छे से सीखा है। ये आपका ऊपर, यहाँ O, यहाँ CO, यहाँ CH3, इसके साथ बोलो कौन आएगा? ऐसे पीछे छुपा हुआ है ड्यूटेरियम। अच्छा, इस तरफ बोलो कौन है? PH, इस तरफ कौन है? H। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा येलो से दे देती हूँ, येलो। अब उसके बाद क्या होगा? एक गोला बनेगा। अच्छा, फिर PH के साथ ही कौन है? PH है, ओके गुड। उसके बाद जो आप लोगों का H है, ये कहाँ है? ये आपका यहाँ है। लिविंग ग्रुप कौन है पहले तो ये डिसाइड करिए। मैंने जिसको पिंक किया है, एक वो लिविंग ग्रुप है। दूसरा लिविंग ग्रुप कौन है? आप लोगों का इन दोनों में से कोई एक होगा। ये आपकी अल्फा, ये आपकी बीटा। अब बीटा के पास देखो दो ऑप्शन है, या तो वो हाइड्रोजन को हटा सकती है या तो वो ड्यूटेरियम को हटा सकती है। वो किसको हटाएगी? जिसको हटाना आसान होगा। तुम तो जानते हो ड्यूटेरियम थोड़ा मोटू है तो उसको हटने में तकलीफ होगी, तो पहले हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। यानी कि ये जो पीला हाइड्रोजन है ना, ये मेरा बेसिकली क्या है? लिविंग ग्रुप है। अब इस प्रकार की जब हम एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, कौन सी वाली? आप लोगों की थर्मल पायरोलिसिस टाइप की, इनमें दोनों एक दूसरे के साथ सेम साइड में होने चाहिए, सेम साइड में, तब वो एलिमिनेशन होती है और तब आपके पास प्रोडक्ट बनता है। अब वो लोग सेम साइड में है नहीं, चलो रोटेशन करो। देखो ध्यान से, मैं भी डायरेक्ट रोटेशन करूंगी। यहाँ जब पहली बार रोटेशन करोगे तो H यहाँ कहीं आएगा A पार्ट पर, जब दूसरी बार रोटेशन करोगे तो ये कहीं B पार्ट पर आएगा, जब तीसरी बार रोटेशन करोगे ये C पार्ट में आएगा, जब चौथी बार रोटेशन करोगे जहां अभी ड्यूटेरियम है वहां आ जाएगा D पार्ट पर। पहुंच गया उसी के पास सेम साइड में, चलो ठीक है। तो ऊपर में आपका ये OAC, इधर में आप लोगों का PH और इधर में आपका H, है ना। गोला बना दिए। बताओ पीला वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया? ऊपर। कितने रोटेशन कराए? टोटल 4। चेक करिए कि जो ड्यूटेरियम था वो कहाँ पहुंचा होगा? पहली बार के रोटेशन में यहाँ,
दूसरी बार के रोटेशन में यहाँ, तीसरी बार के रोटेशन में यहाँ, और चौथी बार के रोटेशन में जहाँ पीएच है उसकी जगह, ये इस तरीके से। और जो पीएच है वो बेचारा कहाँ गया होगा, वो यहाँ, इस तरीके से। अब ये दोनों सेम साइड आ गए हैं, ये देखो सेम सेम। अब इनको हटा दो। अब अगर तुमने इनको हटा दिया तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन तो दे मारो, अच्छा रुको अभी मत दे मारो, अभी रुक जाओ। ये आपका डॉट, इस डॉट के इस तरफ व्हाइट वाला पीएच, व्हाइट वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा येलो वाले का क्या है, येलो वाला हाइड्रोजन और ये येलो वाला पीएच। इस पर्टिकुलर चीज को क्या आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों पीएच एक दूसरे के अपोजिट चले गए, हाँ चले गए। सो प्रोडक्ट विल बी पीएच सी डबल बॉन्ड सी, इधर पे आपका एच, इधर पे आपका पीएच, यहाँ पे एच। कुछ भी मैंने नया नहीं बताया है, सिर्फ मैकेनिज्म चेंज हुई है, थोड़ा सा कौन सा हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन के पास गया वो चेंज हुआ है, और बस फर्क इतना पड़ा है कि हम एलिमिनेशन तो करवा रहे हैं बट सिन वाला एलिमिनेशन करवा रहे हैं। तो जिनको पुरानी चीजें अच्छे से आती थी उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दुख दर्द समस्या मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि जिनको हाँ पुराना काम नहीं आता है वो लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला चीज आ जाएगा तो फिर तकलीफ होना लाजमी है, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी आपको एक गोला दे दिया, इस गोले में ये बिंदी, अरे यार कहाँ गई मेरी बिंदी, यहाँ मेरी बिंदी, ठीक है। इस बिंदी में क्या है, देखो यहाँ पे, अरे यार 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका OAC, या नीचे में PH, और उसके बाद क्या है यहाँ पे आप लोगों का एक Me। अब पीले वाले को भी बना लूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे PH छुपा हुआ है, और यहाँ पे बोलो क्या छुपा है, Me। हमारी आदत तो यार न्यूमैन को थोड़ा मतलब इस तरह के सीखने की थी ना, कि ऊपर में एक और नीचे में ऐसे 2, ये तो उल्टा नहीं हो गया, हाँ यार उल्टा तो हो गया। तो देखो तुम चाहो तो इसको सीधा करके लिख सकते हो, जैसा मैं अभी तक ऊपर बनाती आ रही हूँ, देखो मैं कैसे बनाती थी ऊपर की तरफ। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, अच्छा देखो श्रेयन का एक अभी डाउट आया है, 5 रोटेशन के बजाय एक अकेले एंटी रोटेशन से काम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने कल वीडियो के दौरान ही बताया है कि 5 रोटेशन मैंने किए हैं, हो सकता है कि कोई इंसान इसको 1 रोटेशन में या 2 रोटेशन में या इससे कम रोटेशन में कर ले। कैसे, मैं क्योंकि क्लॉकवाइज गई हूं, है ना, मैं क्योंकि क्लॉकवाइज गई हूं, जैसे कि देखो इस चीज को ऐसे समझो, ये मान लेते हैं एक आपका स्क्वायर का बॉक्स है, यहाँ पे एक गिफ्ट रखा है, मुझे एक गिफ्ट चाहिए, मैं यहाँ खड़ी हूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कूद के सीधा गिफ्ट ले लूं बराबर पाथ बी से, या तो मैं इडियट जैसे गोल घूम कर जाऊं और फिर यहां से जाके मैं गिफ्ट लूं। दोनों तरीके हैं, तो अल्टीमेटली गिफ्ट तो मिलेगा ना। अब चाहे बी से जाऊं या चाहे ए से जाऊं, गिफ्ट के लिए तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, चॉकलेट के लिए जरूर चली जाऊंगी, गिफ्ट तो मिल जाएगा ना, अल्टीमेटली चॉकलेट तो मिल जाएगी। तो वैसे ही न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मेरे जो हाथ है ना उन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन बड़ा पसंद है, तो मैं यूजुअली क्लॉकवाइज कराती हूँ। तो अगर तुम में ऐसा है कि एंटी क्लॉकवाइज हम कराएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज कराओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो कराना है तुम कराओ, ठीक है। मैं पढ़ाते वक्त एक मेथड इसीलिए बताती हूँ ताकि एक इंसान जो सामने वाला लेट से एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो अपना थोड़ा इसको सीख ले, समझ ले, और देखो जब तुम्हें समझ में आ जाता है तो अल्टीमेटली तुम खुद ही रास्ता निकाल लेते, क्या इसको तो इस आसान तरीके से किया जा सकता था, उसे मेरे सिखाने की फिर नीड ही नहीं बचती, ठीक है। इसी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, चॉइस आपकी है। अब देखो तुम चाहो तो इसको सीधा कर सकते हो, सीधा मतलब जैसा मैंने ऊपर देखो ना मेरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, ये ऐसा दिखता था, एक डंडी ऊपर नीचे 2, है ना, क्या कहते हो वो कैमरा जिसके ऊपर रख के उस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ट्राईपॉड के जैसा बना सकते थे, बट ये उल्टा हो गया है तो तुम सीधा कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगी, छोड़ो, क्या करना ऐसे ही कर दो। पहले तो डिसाइड करो भाई लीव किसको करवाना है, निकालना किसको है। तो अब हमारे पास समस्या कि यूजुअली हमको फिशर प्रोजेक्शन दिया होता था, उसमें हम लोग पहले पता कर लेते थे कि इसको निकालना है और फिर उसके बाद न्यूमैन के अकॉर्डिंग अरेंज करते रहते थे। बट यहाँ तो दिक्कत हो गई, यहाँ तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको निकालना है। इतना तो पता है कि OAC को निकालना है। अच्छा पीले वाले में से किसको निकालना है, अब देखो पीले वाले में से किसको निकालना है, तो देखो
पीले वाले में से यानी कि बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। बीटा में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन देगा नहीं, समझ में आ रही है बात? ये तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं, ये भी हाइड्रोजन नहीं है, तो डेफिनेटली यही निकलेगा, डेफिनेटली यही निकलेगा। हाँ, एक कंफ्यूजन एक स्टूडेंट के अंदर हो सकता था कि मैडम अगर 2 हाइड्रोजन होते और उन 2 हाइड्रोजन को निकालना होता H और H स्टार, तो हम क्या करते? तो इसको आप फिशर में कन्वर्ट करते और फिर वहां से डिसाइड करते कि कौन निकलेगा, कौन सेम साइड में है और कौन सा अपोजिट साइड में। खैर ये दोनों अभी एक ही सेम साइड के हैं, इनको निकाल देती हूं मैं डायरेक्टली। और इनको अगर मैंने निकाल दिया तो देखो कैसा दिखेगा। ये भी देखो, कोई रोटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो जहां है उनकी दुनिया वहीं पर है, ठीक है, उनकी दुनिया वहीं पर है, वो लोग वहीं के वहीं रुक गए। देखो दोनों Me सेम साइड में, दोनों PH सेम साइड में। सो योर प्रोडक्ट वुड बी Me कार्बन डबल बॉन्ड Me, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, इस तरीके से। तो इस प्रकार से हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए सब में मैंने क्या करवाया है? ईस्टर्स का एलिमिनेशन करवाया है, ज़ैंथेट का नहीं करवाया है। लेकिन अगर मैं ज़ैंथेट का भी करवाती तो क्या फर्क पड़ता? जहां अभी OAC लिखा है वहां O के बदले क्या आ जाता? आपका O ही रहता। बस AC के बजाय कौन सा वो लंबा सा स्ट्रक्चर आ जाता? लंबा सा स्ट्रक्चर बोलो कौन सा वाला आ जाता? ये आ जाता आपका लंबा सा पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाता। फर्क इतना ही पड़ता। कंसेप्ट तो वही है ना, कंसेप्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो चेक करो। कंसेप्ट में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लिविंग ग्रुप तो यार वेरी कर सकते हैं ना, ज़ैंथेट ईस्टर का, कभी किसी का कभी किसी का, ठीक है। अच्छा, अब एक आधी क्वेश्चन तुमको वो कोप रिएक्शन उसके बारे में भी करवा देते हैं। चलो, तो पहले तो बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के कोप रिएक्शन में करवाती हूँ, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, C6H5CH, उसके बाद यहाँ CH3, फिर ये रुको एक मिनट, हाँ यहाँ पे CH, यहाँ CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। देखो ये कोप रिएक्शन के लिए 3 डिग्री अमाइन होना अति आवश्यक है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 नहीं, 1 नहीं, 0 नहीं, 0 मतलब अमोनिया भी नहीं, 3 डिग्री। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिया रहेगा। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मैं 5-6 की लिस्ट तुमको लिखवा दूंगी। अदरवाइज आगे अभी 1-1.5 महीने बाद तुम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके एक चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर तुम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आएगा तो बोलो स्टेप नंबर 1 में क्या करेगा? जो नाइट्रोजन है उस बेचारे नाइट्रोजन पे वो क्या क्रिएट कर देगा? पॉजिटिव चार्ज। बाकी कुछ नहीं करेगा, बाकी वो एकदम चिल इंसान है ना, एकदम कुछ नहीं करता वो। अच्छा, और उसके अलावा वहां पे O नेगेटिव आ जाएगा, बस यही होगा ऑक्सीडेशन में। फिर बोलो क्या होती है? फिर आती है हम लोगों की एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन। इसके लिए आपको अल्फा डिसाइड करना होता है। हमने बोला ठीक है, क्या बड़ी बात है, नाइट्रोजन से जो भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सब आपके अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, बट इन दोनों ग्रीन अल्फास को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट ग्रीन अल्फा। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए भाई बीटा कार्बन भी तो होना चाहिए, इनके पास कोई बीटा कार्बन नहीं है, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे करेंगे? इसीलिए इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर इनके पास होता, मैं एक एग्जांपल और लूंगी जिनमें होगा, अगर इनके पास होता इन केस फ्यूचर में, तो हम सोचते एक दफा कि अच्छा चलो भाई ठीक है, तेरे को भी हम मौका देते हैं एलिमिनेशन करवाने का, बट राइट नाउ नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका अल्फा, अब देखो 2 बीटा, अब देखो 2 बीटा, एक बीटा तो ये हो गया और एक बीटा हो गया ये। अब ध्यान रखिएगा, आप एक काम करिए, दोनों से प्रोडक्ट बना लीजिए। दोनों से क्या होता है? प्रोडक्ट कैसे बनता है? थोड़ा सोचो, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है? आपको वो जो नाइट्रोजन वाला पार्ट दिख रहा है ना, उसको आप पूरा हटा दीजिए, पूरा, मतलब ये बेसिकली ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड अल्फा को छोड़कर जितना भी पार्ट है वो आपका क्या है? लिविंग ग्रुप है। उस लिविंग ग्रुप के साथ क्या हो रहा है वो तुम अच्छे से जानते हो। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन विद 2 CH3 और OH। लेकिन जो मैडम लेफ्ट वाला पार्ट है जिसमें आपको एलिमिनेशन करवाना है, उसका क्या होगा? देखो दोनों से करवाओ, एक बार बीटा से करवा लो,
तो बीटा से करवाए तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। अच्छा रुको, यहाँ नहीं लिखते वो, क्योंकि पीडीएफ तुमको मिलेगी तब। ऐसी ये इस तरीके का प्रोडक्ट मिल गया आपको। हाँ, ये इस तरीके का। और दूसरा, अगर बीटा डैश से करवाए होते तो बीटा डैश से ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता कुछ इस प्रकार का। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है किसको मेजर लेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया, आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन आई वाली में हॉफमैन को मेजर लेना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका हॉफमैन कौन सा है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मेरा हॉफमैन वाला प्रोडक्ट होगा, और जो हॉफमैन होगा वो मेजर होगा और ये मेरा क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे बराबर। तो नाइट्रोजन से जो पार्ट कनेक्टेड है ना, उसको पूरा का पूरा अपना क्या मान लेना, लिविंग ग्रुप। चलो एक और करवाते हैं थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। पीएच, एक लंबी डंडी, उसमें आप पीएच, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऊपर में O नेगेटिव, यानी कि तुमको ऑलरेडी ये वाली चीज ऑक्सीडाइज करके दी जा रही है। यहाँ पे H, बोलो लिविंग ग्रुप कौन होगा? डेफिनेटली ये पार्ट लिविंग ग्रुप होगा। क्या मैं इसको अपना अल्फा लूं? नो, क्योंकि इसके बाद बीटा ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ये मेरा अल्फा नहीं होगा, मतलब हाँ अल्फा नहीं होगा। बीटा कौन होगा? तो अगर नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये मेरा अल्फा, और उससे जो कनेक्टेड है, ठीक है, आपके वर्टिकल लाइन में, दैट इज आपका बीटा। और उस बीटा से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो आपका ये दोनों लीव करेंगे। अच्छा, ये जो एलिमिनेशन है कोप, ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? आपका सिन। सिन में क्या रूल है कि दोनों निकलने वाले यदि सेम साइड में है, दोनों निकलने वाले यदि सेम साइड में है तो प्रोडक्ट भी सेम साइड वाला ही बनेगा। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों CH3 एक तरफ और दोनों PH आपके एक तरफ। बाय प्रोडक्ट तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रही हूं। चलो बाय प्रोडक्ट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं, जान दो ना क्या करोगे लिख के, छोड़ो। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पे एक और ग्रुप होगा क्योंकि टर्शरी चाहिए ना, यहाँ पे R' कर दो, एक खा गई थी मैं। डन, ये ऐसा। चलो एक और में आ जाओ। मान के चलते हैं आप लोगों के पास इस तरीके की एक खतरनाक सी महंगी सी रिंग बना के दी दी। यहाँ पे डैश 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 CH3 दे दिया। एक मिनट इसको ठीक करने दो। ठीक है, यहाँ पे डैश 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 CH3 दे दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों के वेज पोजीशन पे H को लगा दिया। यहाँ पे इस पे वेज पोजीशन पे N है, N से आपका CH3 है, N से आपका CH3 है, यहाँ पे O नेगेटिव है और ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी एक वेज पोजीशन क्रिएट की, यहाँ पे एक डैश पोजीशन क्रिएट की। जो वेज पोजीशन क्रिएट की है इस पे मैंने H लगा दिया और जो डैश है उस पे मैंने D लगा दिया और बोला हीट करो। हम इसको देखकर डर जाएंगे, अरे बाप रे ये तो कितना गंदा मॉलिक्यूल दिख रहा है, हमको तो आता ही नहीं है। तो नहीं डरना है, सिर्फ हीट है ना, तो हीट में एलिमिनेशन ही होगा। तुम बताओ बिना रिएजेंट के क्या करवा लोगे यार? बिना रिएजेंट के कौन सी रिएक्शन होगी? तो बिना रिएजेंट के एक ही चीज हो सकती है, वो है एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब रिएजेंट नहीं है तो E1 E2 और E1CB को तो भूल जाओ, EI होगी। और दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर दिख रहा है मतलब कोप रिएक्शन होगी। तो इनडायरेक्टली अगर आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को, लेकिन यहाँ पे क्वाटरनरी बोलना गलत होगा क्योंकि O नेगेटिव है ना, तो सॉरी माय मिस्टेक, क्वाटरनरी नहीं बोलना चाहिए। बोलो क्या होगा? ये पूरा का पूरा आपका लीविंग ग्रुप। अब ये किसको निकालेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इसका अल्फा है, ये ऊपर वाला भी देखो इसका बीटा है, ये नीचे वाला भी इसका बीटा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इमेजिन उसने ऊपर वाले के अकॉर्डिंग निकाला, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट आपका कैसा दिखेगा? प्रोडक्ट आपका दिखेगा डैश 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 CH3। अच्छा, और हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने के बाद डैश CH3 कोई नहीं लिखना, क्योंकि डैश वर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है, ना कि sp2। तो ये नॉर्मल बॉन्ड बना दो। और नीचे वाले जो लोग हैं बेचारे दुखी आत्माएं, वो ऐसी की वैसी रहेंगी, ये ऐसे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि बीटा डैश से रिमूवल हो। अगर बीटा डैश से रिमूवल हुआ तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ऐसा। अच्छा, नीचे से रिमूवल हुआ यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, परंतु
आपका ड्यूटेरियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा? तो देखो आपका जो लीविंग ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे है? वेज। और तुम तो जानते हो कि जब हम लोग आपका ये पायरोलिसिस वाला काम कराते हैं तो सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी जो बीटा निकलेगा वो भी सेम साइड वाला ही होना चाहिए। तो सेम साइड में कौन है बोलो? हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। और ड्यूटेरियम आपका वैसे का वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा आपका मेजर और ये बनेगा माइनर। तुम चाहो तो इस पर्टिकुलर लीविंग ग्रुप से हाइड्रोक्साइड अमाइन क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव हटाना है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये कहानी थी तुम लोगों के एलिमिनेशन की। हो सकता है कल को यहाँ पे कोई सिलीनियम ऑक्साइड हो, सल्फ ऑक्साइड हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, लीविंग ग्रुप को बस हटाना है। हमारा नारा यही रहेगा, लीविंग ग्रुप को हटाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लेके चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरीके से एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। मान के चलो ये रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे डैश डैश डैश, अरे यार एक मिनट, डैश 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 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप लोगों का क्या कनेक्टेड है? आपका OAC, यहाँ पे डैश 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 हाइड्रोजन और यहाँ पे आप लोगों का ड्यूटेरियम। अब बोलो हीट। लिविंग ग्रुप कौन है? ये आप लोगों का लिविंग ग्रुप है जी। इस लिविंग ग्रुप की अल्फा पोजीशन ये है, बीटा ऊपर वाली है, एक बीटा नीचे वाली है, दोनों बीटाज है। चलो दोनों से एक एक करके आप प्रोडक्ट बना लीजिए। खैर जो ऊपर की बीटा है उसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का कुछ रोल दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से गेम होगा, यानी कि ये चीज़ ऐसी दिखेगी और आपकी एक ऐसी। अच्छा दूसरी चीज़ बोलो क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी, बीटा डैश से आप रिमूवल करिए। बीटा डैश से रिमूव करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। परंतु अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ड्यूटेरियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा? मैं मानती हूँ कि आपका जो ड्यूटेरियम है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ड्यूटेरियम मोटा होता है, उसको निकालने में तकलीफ होती है, तो हमारी इच्छा होगी कि हाइड्रोजन को निकाल लें। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों सेम साइड के एलिमिनेशन ही होंगे। तो देखो ये दोनों वेज के हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम साइड में है, और अगर ये दोनों सेम साइड के हैं तो यही एलिमिनेट होगा, ड्यूटेरियम को ही होना पड़ेगा, भले ही ड्यूटेरियम मोटा ही क्यों ना हो। तो क्या होगा? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रह जाएगा। ये कहानी बनेगी, ठीक है। और ऑब्वियस है कि आपको अब ये चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं एक बार। तो देखो इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन होंगे और इस पोजीशन पे तो 2 दिख ही रहे हैं, मतलब टोटल 4, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 1 ड्यूटेरियम, ऐसा लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मैंने बाजू वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, तो बाजू वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाई तो वहाँ कितना हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। अच्छा उसके अलावा और 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि टोटल कितना हाइड्रोजन होंगे? 4, बराबर, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग इसको बोलेंगे मैडम ये तो दोनों सेम ही आ रहा है, इधर भी 4 इधर भी 4। तो ध्यान रखना जब तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था तो तुम्हें बताया था ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, क्योंकि वो थोड़े मोटे हट्टे खट्टे खाते पीते घर के लोग होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट होता है वो हल्का सा कम होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का जो इफेक्ट होता है वो हल्का सा, बोलो क्या होता है? कम। तो ऐसे केस में यहाँ पर लेस हाइपर कंजुगेशन है, तो आप कहोगे कि यहीं पर आप इसको मेजर कह दो क्योंकि हॉफमैन के थ्रू जाना है। बट देखो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दी है, इसका मतलब वो तुमसे चाहता है कि तुम स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लिखो, इसको अपनी इज्जत दोगे पूरी की पूरी, ठीक है। वो आपका काम करके जाएगा। तो बस यही कहानी थी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसा, इधर पे आपका OAC, बताओ कौन है? अल्फा, अल्फा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा डैश ये है। हीट करिए, हीट करने से बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? AC तो भाग जाएगा, है ना। अगर मैंने बीटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया तो ये,
और अगर मैंने बीटा डैश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया तो ये। अब बताओ मेजर कौन होगा, तो हम तो जानते हैं हॉफमैन वाले को इज्जत देनी है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी रहेगी। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई तकलीफ होगी, चाहे कितने भी क्वेश्चन दे तुम फटाफट बना लोगे। एक और कर लेते हैं रिंग वाला। ये मान लेते हैं एक रिंग है, इस रिंग में आपको यहाँ पे वेज पर CH3 है, डैश में हाइड्रोजन है, यहाँ पर O है, O के बाद C है, डबल बॉन्ड S है, एक सिंगल S है, यहाँ CH3 है। यहाँ वेज पर आपका हाइड्रोजन है, ऑब्वियस है कि फिर ये डैश पर होगा। यहाँ पर डैश पर एक हाइड्रोजन है और एक वेज पे भी एक हाइड्रोजन है। बताओ हीट किया क्या प्रोडक्ट बनेगा? ज़ैंथेट ईस्टर है, पहले तो पहचान लो। अच्छा ठीक है, किसको निकालें? ये वाली चीज़ मेरी अल्फ़ा। बीटा किसको लूँ? ऊपर वाले को भी ले सकती हूँ, नीचे वाले को भी ले सकती हूँ। अच्छा, क्या ऊपर में हाइड्रोजन निकलेगा? निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये भी डैश, ये भी डैश, यानी कि ये बेसिकली सेम साइड वाले लोग हैं, निकल सकता है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना, हाँ, बाय प्रोडक्ट पे अपना दिमाग मत खर्च करना। तो अगर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी। यहाँ पे आपका डैश वाला हाइड्रोजन और ये वेज वाला हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैंने बीटा डैश यानी कि नीचे में जो बीटा पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने प्रोडक्ट एलिमिनेट किया तो बोलो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? क्या वहां पे एलिमिनेशन होगी? बिल्कुल होगी। देखो ये डैश वाला लिविंग ग्रुप और ये डैश वाला हाइड्रोजन, ये दोनों चले जाएंगे। काम करते हैं, इसको H* दे देते हैं, ये दोनों चले जाएंगे और आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ नहीं, गलत जगह क्रिएट कर दी, यहाँ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? एक साधारण H बचेगा। क्या बचेगा? साधारण H। अब इसमें से आप डिसाइड करिए मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो अगर मैं इसमें चेक करूं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3, 2, 5, 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अगर मैं चेक करूं कि यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1, 2, 3, 4, 1 है और 2, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस है कि ये वाली जो चीज़ होगी आप लोगों की क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में ये आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ से स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो दोनों तरफ से प्रोडक्ट लिखना और दोनों तरफ से आपको बताना कि हाइपर कंजुगेशन के अनुसार कौन मेजर है और कौन आप लोगों का माइनर है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन तुम लोगों को रिंग बना देते हैं। ये लो, ये आप लोगों के पास आपकी प्यारी रिंग आ गई। इस रिंग से मैं नाइट्रोजन कनेक्ट कर देती हूँ, मतलब कोप रिएक्शन है। यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से मैंने यूज़ किया। पॉजिटिव भी मैंने क्रिएट करके दे दिया, O नेगेटिव भी मैंने क्रिएट करके दे दिया। आपको पॉजिटिव क्रिएट करके मिलेगा नहीं, हाँ, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखेगा, उससे आपको पॉजिटिव क्रिएट करना होगा। खैर, अभी इसको हीट करो। अब देखो सबसे बड़ी समस्या, नाइट्रोजन से इस बार ये भी आपका अल्फा है क्योंकि उसके पास बीटा है, ये भी आपका अल्फा है। वैसे तो वो दोनों सेम ही है तो किसी एक को ही लेती हूँ, चलो फालतू के कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। और ये भी आपका अल्फा है, बल्कि इसको अल्फा डैश कहते हैं। तो एक बार ना प्रोडक्ट अल्फा के अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, एक बार आपका प्रोडक्ट अल्फा के अकॉर्डिंग बनाओ। हे भगवान, अगर अल्फा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा तो आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोजन, उससे कनेक्टेड ये आपकी रिंग और उसके अलावा उससे कनेक्टेड ये एक इथाइल ग्रुप और O नेगेटिव जो कि कन्वर्ट हो गया OH में। अगर मैं अल्फा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती हूँ तो, और अल्फा और बीटा के बीच में बोलो क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी कि बेसिकली ये प्रोडक्ट बना है ना। कौन सी गैस? इथीन। अगर यही सेम रिएक्शन अल्फा डैश के अकॉर्डिंग की जाए तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोजन के वो 2 इथाइल ग्रुप और वो एक OH, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप सोचो, उस अल्फा डैश के लिए ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो किसी को भी ले लो। तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप लोगों की ये रिंग और रिंग के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग स्टेबल किसको मेजर लेंगे, किसको माइनर लेंगे? तो देखो, अगर तुम इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये मेजर है और मुझे इसके अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जाऊंगी तो कौन सी गैस यहाँ से मिल रही है आपको? इथीन फॉर्म होकर मिल रहा है। तो पेपर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि हमको
अगर क्योंकि यूजुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम नाइट्रोजन के आजू बाजू CH3 ले लेके काम करते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है कि नाइट्रोजन से जो भी कनेक्टेड है उसको हटा दो, जो इस तरफ कनेक्टेड है उसको ले लो। ऐसा नहीं है, सब अल्फा होते हैं। बात ये होती है सबके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। अगर वो नीचे वाला ET ऊपर वाले ET से मैच नहीं करता तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं एक प्रोडक्ट लिखती, और उन तीनों में फिर कंपटीशन होता, और फिर हम डिसीजन लेते कि आप लोगों का बेसिकली आंसर क्या होगा। तो इस तरीके की ये कहानी रहेगी। अच्छा, अब कुछ मैं रूल्स लिखवा देती हूँ। उन रूल्स को देखो, तुम्हें बेसिकली याद रखना है। ये जो रूल्स हैं ये आपके कोप रिएक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर क्या बताना था तुमको, ठीक है, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोप रिएक्शन में अल्फा पोजीशन है, ठीक है, अगर आपके पास कोप रिएक्शन है, उस कोप रिएक्शन में जो अल्फा पोजीशन होती है, उस अल्फा पोजीशन से अगर एक 6 मेंबर की रिंग, एक 6 कार्बन की रिंग जुड़ी हुई है, या फिर 5 कार्बन की रिंग जुड़ी हुई है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर आप लोगों की बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, चारों में से कुछ भी, तो प्रोडक्ट आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन का नहीं लिखना है। मेजर प्रोडक्ट आप लोगों को कौन सा वाला लिखना है, सेडजेफ वाला लिखना है। ये था बस, ठीक है। अभी तक मैं क्या बोल रही थी, हॉफमैन हॉफमैन हॉफमैन, आपको सेडजेफ का लिखना है, खत्म कहानी। जैसे कि एक मैं करके दिखा देती हूँ। अच्छा, मतलब नॉट 6 की रिंग, बस 6 की रिंग लिख देते हैं, उसको 6 5 मत करो, सिर्फ रिंग लिखो। अच्छा, जैसे एक करके कहानी देख लो क्या है। ये आप लोगों के पास रिंग है, इस रिंग में यहाँ पर मान के चलते हैं ग्रुप लगा है, इधर नाइट्रोजन है और इधर पे 2 ग्रुप्स हैं। इसमें मैं पॉजिटिव तुमको क्रिएट करके दे रही हूँ, और यहाँ पे ये O नेगेटिव। अल्फा किसको कहोगे, इसको अल्फा कहोगे, ठीक है। बीटा कहाँ होगा, ये ऊपर वाला भी बीटा हो सकता है, ये वाला भी बीटा हो सकता है, ये आपका ये भी बीटा डैश है। अब अल्फा पे क्योंकि रिंग कनेक्टेड है तो प्रोडक्ट सेडजेफ के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये सब मत सोचो, पहले प्रोडक्ट बना लो, फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद सोचना हॉफमैन है कि सेडजेफ है ना। अच्छा, प्लीज रिंग एक्सपैंड मत कर देना, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो रिंग एक्सपैंड कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है ना। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे और क्या बन सकता है, अगर बीटा डैश के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो बीटा डैश के अकॉर्डिंग खैर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेडजेफ वाला ये, सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कभी भी अगर तुमको इस तरीके से ज्वाइनिंग दिखती है तो ज्वाइनिंग होने पर आप लोगों को ये काम करना है। डन। तो ये हम लोगों की EI मैकेनिज्म थी। इस EI मैकेनिज्म को यहाँ पर ओवर करते हैं, और उम्मीद है कि चीज़ें दिमाग में गई होंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कठिन पार्ट कि जो नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की और मेमोरी में याद रखने की ज़रूरत है। खैर, मैंने आज कोशिश करनी थी कि एलिमिनेशन ख़त्म हो जाए, बट ये वाली क्लास बहुत लंबी हो गई, तो कल हम लोग प्रोबेबली एलिमिनेशन ख़त्म कर देंगे, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है SN1 वर्सेस एलिमिनेशन के बारे में। तो कल आखिरी क्लास रहेगी एलिमिनेशन की, जिसमें मुझे सिर्फ कंपैरिजन करके दिखाना है, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद एडिशन रिएक्शन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी मुझसे गलती हो गई हो, मे भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं यूजुअली जब भी वीडियोस बनाती हूँ रात को ही बनाती हूँ, 2 बजे 3 बजे 1 बजे, तो मे भी उस वक्त थोड़ा नींद वाले केस की वजह से कभी कैलकुलेशन एरर या कुछ मैं गलत कभी कभी बोल देती हूँ, तो उसको इग्नोर करना अगर तुम्हें पता है कि वो फैक्ट मेरे मुंह से गलती से निकला है तो, ठीक है। और मुझे भी बता देना कि वहाँ मेरे से गलती से निकला है, मुझे भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।